Welcome my dear student, this is Manoj from Government Polytechnic दुर्ग। आज हम DWPD के चैप्टर नंबर 7 को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 वैसे 12 नंबर्स का है CSVT के अकॉर्डिंग, और ये मेनली इस पे हमको जो पढ़ना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ने हैं, और स्पेसिफिकली रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसा कि हम और भी लैंग्वेजेस में पढ़ चुके हैं, कोई भी वस्तु जिसकी कोई प्रॉपर्टी हो और जिसका कोई बिहेवियर हो उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जैसे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन वो एक ऑब्जेक्ट है, कोई कार एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? जैसे कार की प्रॉपर्टी हुई इसका कलर, उसमें कितने व्हील्स हैं, उसका ब्रांड, उसके बिहेवियर्स क्या होंगे, तो एक्सीलेटर्स, ब्रेकिंग, ये सारे बिहेवियर्स। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है पर्सन की प्रॉपर्टी हो सकती है उसका नेम, उसका एज, और भी जो तुमको याद आ रहा हो जैसे एड्रेस, उसका जेंडर एक्सेट्रा। सेकंड थिंग, उसका बिहेवियर इन द सेंस जो एक्शन वो परफॉर्म कर सके, जैसे टॉकिंग, स्लीपिंग, ये सारे उसके बिहेवियर्स हैं, और इनको हम सॉफ्टवेयर के फॉर्म में क्या कहेंगे? मेथड्स। और इन प्रॉपर्टीज़ को सॉफ्टवेयर के फॉर्म में स्टेट्स कह सकते हैं, या इनको स्टोर करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो वेरिएबल्स होंगे। मे बी इन ASP में हम कलेक्शंस भी यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए बेसिक सा फंडा क्या होगा? सॉफ्टवेयर का मतलब होगा जिसके पास दो चीज़ें हों, एक प्रॉपर्टी और दूसरा बिहेवियर, या उसी को हम क्या कहेंगे? मेथड। ठीक है, तो ASP ने कुछ इनबिल्ट्स ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। ये कुछ डेफिनेशंस है ऑब्जेक्ट के जो आप पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज़ द वे ऑफ एनकैप्सुलेटिंग मल्टीपल मेथड्स एंड वेरिएबल्स। इसका मतलब ये होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या करता है? बहुत सारे मेथड्स और वेरिएबल को अपने आप में जोड़ करके एक सिंगल नाम पे डिनोट करता है, इसीलिए एनकैप्सुलेशन का वर्ड यूज़ हुआ है। मतलब एक ऑब्जेक्ट में जैसे आप कैप्सूल्स देखे होंगे टैबलेट के फॉर्म में जो हम लोग लेते हैं, कैप्सूल्स दवाई, उसमें बहुत सारे डिफरेंट दवाई को डाल के एक टैबलेट दे देते हैं। ठीक वैसे ही डिफरेंट मेथड्स और वेरिएबल्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके, इनकैप्सुलेट करके एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिया जाता है। ये इसका एक डेफिनेशन हो सकता है। हमारे केस में हम इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर्टीज़ और मेथड का कलेक्शंस, या ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनको एक्सेस करते हैं। और ऑब्जेक्ट को ये भी कहा जाता है कि ये इंस्टेंस ऑफ क्लास है, क्योंकि ASP में हमने अभी तक क्लास बनाना नहीं देखा, इसलिए मैं इस पे और डीप में नहीं जाऊंगा, बट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम ऑलरेडी इस पे चर्चा कर चुके हैं। मेथड्स, मेथड को हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ अ वन काइंड ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन हम पहले पढ़े हैं, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, इसके थ्रू ही हम क्लास के जो डेटा मेंबर्स होते हैं, दैट मीन्स वेरिएबल, उनको एक्सेस करते हैं। इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स जब आप ऑब्जेक्ट सर्वर पे क्रिएट करेंगे तो उसको होल्ड करने के लिए आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी, उसे हम कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे हमने यूनिट नंबर 11 में देखा था कि हमने ADODB का इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया था कॉन नाम से। ठीक वैसे इसके लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ अ सेट। नॉर्मल वेरिएबल को हम डिम से क्रिएट करते हैं, बट ऑब्जेक्ट वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल जिनको कहना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस होंगे उनके लिए सेट कीवर्ड यूज़। ये मैंने कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स के लिए एक डायग्राम बना रखा है कि ASP में कौन कौन से बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट वन जो ऑब्जेक्ट, इनको हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये ASP सर्वर, IIS सर्वर हमको इनिशियली बिल्ड करके देता है। ये हमारे पास होता ही है, हमको इसको डिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो उनमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं?
तो फर्स्ट इज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, सेकंड रिक्वेस्ट, थर्ड सर्वर, देन फोर्थ एप्लीकेशन, फिफ्थ सेशन एंड द लास्ट इज ASP एरर। तो ये बेसिकली ये 6 ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमको इस चैप्टर में, इनका डेफिनेशन बस है सिलेबस में, फिर भी मैंने कोशिश किया है आप इनके एग्जाम्पल के साथ इनको समझ सकें। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का मेन पर्पस ये है कि हम यूजर्स को आउटपुट दे सके, उसके ब्राउज़र में कोई डेटा सेंड कर सके। तो ये मैंने इसका लिखा भी है कि ऑब्जेक्ट इज़ यूज्ड टू सेंड द आउटपुट टू यूज़र। ठीक, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2 ऑप्शंस मैंने दे रखा है, सेंडिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द ब्राउज़र, दैट इज़ यूजिंग response.write मेथड, एंड सेकंड इज रीडायरेक्ट द ब्राउज़र टू another URL। इसका क्या मतलब है, आपने अक्सर देखा होगा जब हम किसी वेब पेज पे लॉगिन करते हैं तो वो हमें आफ्टर लॉगिन किसी पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। तो ये काम जो है वो रीडायरेक्ट कहलाएगा कि आपने लॉगिन किया और मेन पेज ओपन हो गया। तो ये भी हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट नोट लिख रखा है कि आप इसके लिए एग्जांपल क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स जो मैंने नंबर्स में लिखे हैं, इन सभी चैप्टर्स में हमने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है, इसलिए आप कोई भी एग्जांपल इन चैप्टर्स में पढ़ें उनको यहाँ लिख सकते हैं। इसके अलावा रीडायरेक्ट ब्राउज़र और कुछ और भी एग्जांपल जो इसमें हम इंक्लूड करेंगे वो मैं नीचे पेज नंबर 7 में इसी PDF के नीचे आपको दिखाऊंगा कंटिन्यू। ठीक, नेक्स्ट है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ये यूज़ होता है यूज़र से कोई डेटा लेने के लिए, जैसे रिस्पॉन्स होता है यूज़र को डेटा देने के लिए, ठीक वैसे रिक्वेस्ट होता है यूज़र से डेटा लेने के लिए। तो यूज़र से डेटा हम नॉर्मली यूज़र से हम डेटा लेते हैं HTML फॉर्म्स, और फॉर्म में डेटा को सर्वर में भेजने के लिए 2 मेथड्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ वन इज़ पोस्ट एंड सेकेंड इज़ गेट। ये हम चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने एक शॉर्ट नोट्स यहाँ लिख दिया है कि आप चैप्टर नंबर 8 में जाइए, वहाँ से एग्जांपल लीजिए, और अगर पेपर में पूछा जाता है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में तो आप वहाँ से एग्जांपल्स लिख लीजिए। एक और पर्पस है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का कुकीज़ के लिए, ये भी हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ वहाँ से जाइए और इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज सर्वर ऑब्जेक्ट। अगर हमको सर्वर में किसी भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है, सर्वर की प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स को, तो हम सर्वर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं जो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 और 11 में देख चुके हैं। तो मेन इसका जो टास्क है वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना, यह हम मैप पाथ मेथड से कर चुके हैं। सेकेंडली सर्वर पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इसके लिए हम क्रिएट ऑब्जेक्ट मेथड को यूज़ कर चुके हैं। तो आप चैप्टर नंबर 10 या 11 से इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट ये एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है जो हमें क्या स्टोर करने देता है, शेयर्ड वेरिएबल। अगर हमको चाहिए कोई ऐसा वेरिएबल जो हम चाहते हैं इस वेबसाइट को कोई भी एक्सेस कर रहा हो उस सबके पास इस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन हो, तो ऐसा अगर कोई शेयर्ड वेरिएबल हमें बनाना है तो इसके लिए हम एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक बना रखा है एग्जांपल के लिए, यहाँ एक शेयर्ड वेरिएबल बनाया है मैंने, एप्लीकेशन का नेम और उसका वर्जन। अगर मैं चाहता हूँ हर बार इसको चेक करना चाहूँ कि यूज़र जो यूज़ कर रहा है वो करंट वर्जन है कि नहीं, कोई भी डिफरेंट आस्पेक्ट्स हो सकता है जो आप जिसके लिए इन वेरिएबल्स में वैल्यूज़ डाल रहे हैं। मे बी आप हेडर में यूज़ करना चाहते हैं या फुटर में यूज़ करना चाहते हैं हर पेज पे, तो ये एक ईजीएस्ट वे होगा कि आप एप्लीकेशन वेरिएबल में डेटा डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने यही किया है, एप्लीकेशन वेरिएबल में ये 2 डेटा स्टोर किया है, ऐप नेम एंड ऐप वर्जन। फिर ये सिंपल मैसेज है पी टैग पे, ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से फिर से ASP कोड चालू हो गए हैं, ये देखिए, और यहाँ मैंने लिखा है एक फॉर ईच लूप, और ये फॉर ईच लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक एप्लीकेशन जो ऑब्जेक्ट है उसमें डॉट कंटेंट एक कलेक्शन होता है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके हर एलिमेंट के लिए ये फॉर लूप चलेगा। उसके सभी एलिमेंट्स इस आइटम नाम के वेरिएबल में आएंगे,
फिर मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट से उस वेरिएबल का नाम प्रिंट कर रहा हूँ, फिर इक्वल टू का साइन डबल कोट में लिखा है, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन यूज़ हुआ है M% के साथ। फिर हमने क्या यूज़ किया है, एप्लीकेशन डॉट कंटेंट्स, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम पास किया। इट मीन्स मैंने यही लिखा है, फिर से मुझे उस कंटेंट को एक्सेस करना था, इसीलिए मैंने उसमें ये वेरिएबल का नाम यहाँ पास किया, क्योंकि ये लूप मुझे हर बार इन वेरिएबल्स के नाम को देता रहेगा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के लिए ये फॉर लूप चलते रहेगा। तो ये फॉर ईच बहुत बढ़िया लूप है। अब आप देखेंगे जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये इसके पास जितने वेरिएबल्स हैं उनको आउटपुट में देगा। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और ये जो मेरा फाइल है, अगर आप देख पाएँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने स्टोर किया है c-inetpub www root app.asp के अंदर। ये कोड मैंने सेव कर रखा है। अब इसको रन करने के लिए हम लोकल होस्ट, सबसे पहले हमारा IS रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। मैंने इसको सेव किया है app.asp से। ओके, यहाँ पे कोई एरर है, क्या एरर है? यहाँ पे ये सेम लाइन में होना चाहिए। इसको सेव करते हैं। ये देखिए, ये रन हो गया। ये वेरिएबल्स नेम है और ये उनकी वैल्यूज़। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट करता क्या है। अगर आपको कोई शेयर्ड वेरिएबल स्टोर करना है तो उसके लिए। अगर आपको इन एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो मैंने यहाँ एक छोटा सा नोट लिख रखा है, एप्लीकेशन रिमूव फिर वेरिएबल नेम। ये भी मैं आपको ये भी रन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिमूव कर जाए एप्लीकेशन नेम नाम को के वेरिएबल को, तो देखो एप नेम क्या लिखे, एप्लीकेशन कंटेंट्स डॉट रिमूव मेथड है और जिस वेरिएबल को आप रिमूव करना चाहते हैं उसका नाम। मैंने इसको सेव किया। हम वापस चलते हैं लोकल होस्ट में और इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से ऐप नेम नाम का जो हमारा मेथड वेरिएबल था वो रिमूव हो गया। तो ये एक मेथड था, मैं चाह रहा था कि आप इसको ज़रूर देखें। तो ये इसी तरीके से इसको यूज़, इन केस आप सारे एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको रिमूव ऑल लिखना होगा और किसी भी पैरामीटर की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका यूज़ था। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इस पे। नेक्स्ट वेरिएबल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है वो है सेशन ऑब्जेक्ट। सेशन ऑब्जेक्ट भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, बट एप्लीकेशन और सेशन में एक बिगेस्ट डिफरेंस है, वो ये है एप्लीकेशन सभी यूज़र्स के लिए डेटा स्टोर करता है, जबकि सेशन वेरिएबल स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए स्टोर करता है। अभी मैं अगर ये कोड रन करूं तो आपको लगेगा कि ये दोनों तो सेम है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये कोड यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। मेन पर्पस तो इसका भी वही है, वेरिएबल्स को स्टोर करना, और इसके पास भी सेम मेथड्स हैं। अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन को सीधा सेशन से रिप्लेस भी कर सकते हैं ये इस कोड को रन करने के लिए, बट मैं आपको वही कोड रन करके दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया है। देखो ये क्या कर रहा है, दो सेशन वेरिएबल्स बना रहा है, यूज़र नेम एंड यूज़र टाइप। उनमें दो वैल्यूज़ स्टोर कर रखा है और हम फॉर ईच लूप से उन वैल्यूज़ में ट्रैवर्स कर रहे हैं। जब तक उसमें वैल्यूज़ है हम उसको देख रहे हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये सेशन ऑब्जेक्ट्स, उनकी दो वैल्यूज़ दोनों आ गए। आप रिमूव भी वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने एप्लीकेशन में यूज़ किया था, वैसे ही आप
इसमें सेशन पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि अगर मैं यहीं पे इस वीडियो को क्लोज़ कर दूं तो आप सेशन और एप्लीकेशन में डिफरेंस नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए मैं आपको एक वेब पेज दिखाता हूं जो मेरा खुद का बनाया हुआ है। देखिए, ये ज्ञान सेतु पोर्टल है, ये इसका लॉगिन पेज है। अब अगर यूज़र यहाँ पे लॉगिन को क्लिक करे, ओके व्हाट्सएप नहीं, ठीक है, ये सक्सेसफुली लॉगिन हुआ। आप देखे होंगे पेज रीडायरेक्ट हुआ है, यहाँ पे कॉल बैक रीडायरेक्ट हुआ, ये रिस्पॉन्स का काम था। ठीक वैसे ही अब मुझे मान लो ये ट्यूटोरियल्स अपलोड करने, मे बी DWPD। आप देखेंगे ये जो URL है, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो URL है ज्ञान सेतु फैकल्टी सब्जेक्ट डिटेल्स। मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर यूज़र जो लॉगिन किया है वही इस पेज को एक्सेस कर पाए। ये मैं कैसे चेक करूँगा? तो यूजिंग सेशन वेरिएबल। जैसे ही यूज़र वेब पोर्टल में लॉगिन करता है तो मैं उसके लिए कुछ सेशन वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है, यूज़र नेम एंड यूज़र टाइप। और हर बार जैसे ही यूज़र लॉग आउट करता है मैं उन वेरिएबल्स को डिलीट कर देता हूँ, ताकि यूज़र बिना लॉगिन किए इस वेब पेज को एक्सेस ना कर पाए। तो देखो, मैं इस वेब पेज के एड्रेस को कॉपी करता हूँ और आपको एक नया पेज ओपन करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके रन करके दिखाता हूँ। ओके, ये लॉगिन के बावजूद पेज ओपन नहीं हुआ। सॉरी स्टूडेंट, देखिए मैं फिर से आपको कॉपी करके दिखा रहा हूँ। मैं ये डैशबोर्ड का जो पेज है इसका URL कॉपी किया है और मैंने ये नया टैब ओपन किया, ये URL को पेस्ट किया और एंटर किया। देखिए ये डैशबोर्ड ओपन हो जा रहा है क्योंकि अभी यूज़र इस पर लॉगिन है। सपोज़ मैं इसको लॉग आउट कर दूँ, इट मीन्स सेशन वेरिएबल डिलीट हो गया। जैसे ही मैंने लॉग आउट किया, इवन हम वेब ब्राउज़र को क्लोज़ कर दें तो भी सेशन वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब अगर मैं इस पर सेम लिंक को पेस्ट करूं, देखिए ये डैशबोर्ड वाला ही लिंक है, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा हो। ये देखो, ये डैशबोर्ड वाला ही लिंक है जो पहले ओपन हो रहा था। अब मैंने इसको एंटर प्रेस किया, आप देखेंगे ये ओपन नहीं हुआ। इसने मुझे एक एरर दिया 500, क्योंकि यूज़र का सेशन वेरिएबल इस पर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये एरर आ रहा है। तो सेशन वेरिएबल वैसे बहुत काम की चीज़ है। आप किसी भी जगह यूज़र के लॉगिन को चेक करना चाहें या कंट्रोल करना चाहें तो उस समय सेशन वेरिएबल का यूज़ होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, क्योंकि ये जो सेशन वेरिएबल है इस पर्टिकुलर ब्राउज़र और इस पेज के लिए, मतलब इस ब्राउज़र के लिए, इस कंप्यूटर के लिए मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें सेशन वेरिएबल यूज़ किया, ना कि एप्लीकेशन वेरिएबल। अगर हाँ मुझे इस ज्ञान सेतु का कोई एप्लीकेशन वर्जन यूज़ करना हो या कोई कॉमन चीज़ जो सबको डिस्प्ले करानी हो तो उसके लिए मैं एप्लीकेशन वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज सेशन वेरिएबल इज़ द बेस्ट थिंग फॉर इट। कभी भी आपको लॉगिन कंट्रोल करना है, आप सेशन वेरिएबल क्रिएट कीजिए, और पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है सारे वेब पेजेस के। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि सेशन वेरिएबल क्या था। आपको इसमें आउटपुट में उतना फ़र्क दिखाई नहीं दिया होगा। आप हाँ, रिमूव आप कैसे करेंगे सारे सेशन वेरिएबल को, रिमूव ऑल, लॉग आउट के क्लिक पे आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ASP एरर। आपने देखा होगा अक्सर किसी ASP पेज में अगर कोई एरर हो तो हमको एक ही मैसेज दिखाई देता है। रुकिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ज़बरदस्ती कोई एरर जनरेट कर देता हूँ मैं इस पर, और मैं देखिए हमेशा हमको यही एरर मैसेज मिलता है जब भी हम ASP पे कोई कोड करते हैं उसमें एरर हो। बट अगर यही एरर हमको हमेशा मिलेगा तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि हमारे कोड में क्या एरर है?
और कहाँ पे एरर है, किस लाइन पे एरर है, किस टाइप का एरर है, उसके डिटेल को देखने के लिए ही एरर ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखें एरर ऑब्जेक्ट के लिए मैंने जानबूझ के एरर जनरेट करने के लिए कोड में क्या किया है, देखिए एक ये स्ट्रिंग वेरिएबल है जो हमारे डेटा सोर्स का नाम रखा हुआ है, उसका यूज़र आईडी रखा है और पासवर्ड कुछ नहीं इसलिए ब्लैंक है। सेकेंडली सेट मैंने यूज़ किया, सेट का मतलब बताया था अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए सेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप सर्वर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एक एडीओ कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ पे, सर्वर पे, और उसका रेफरेंस यहाँ रख रहा हूँ, इसीलिए सेट कीवर्ड यूज़ किया है। उसके बाद इसी वेरिएबल का जो ये कौन वेरिएबल मैंने बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका एक मेथड यूज़ किया डॉट ओपन, और इस कनेक्शन को ओपन करने जा रहा हूँ। परंतु मैंने जैसे यहाँ नोट्स में लिखा है कि जो डेटाबेस है वो शट डाउन है, मैंने अपना डेटाबेस ऑन ही नहीं किया है। जैसे अगर मैं जैम्प यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने उसको स्टार्ट ही नहीं किया और मैं ऐसा करने चाह रहा हूँ, तो इससे मुझे एक एरर मिलेगा। उस एरर को लेने के लिए क्या एरर मिला, तो इसके लिए मेरे पास जो मेथड है वो है सर्वर डॉट गेट लास्ट एरर। तो ये भी मुझे एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा, और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा, ASP एरर ऑब्जेक्ट। तो उसको मैं यहाँ पे एक ERR नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया हूँ। फिर अगर आपको उस एरर के बारे में जानना है डिटेल में तो आप एरर डिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, उसका एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का। एरर नंबर यूज़ कर सकते हैं, एरर सोर्स यूज़ कर सकते हैं, एरर लाइन, डिफरेंट मेथड्स प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस कोड को रन करेंगे, क्योंकि मेरा सर्वर बंद है इसलिए देखिए यहाँ पे वो एरर्स मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि MySQL ODBC कनेक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, ये ड्राइवर है, और इसने लिखा है कैन नॉट कनेक्ट टू MySQL सर्वर ऑन लोकल होस्ट। और आप लोकल होस्ट मतलब वही IP है, मेरी लोकल IP है इसलिए लोकल होस्ट लिख रहा है, तो ये उसको कनेक्ट नहीं कर पाया इसलिए एरर आया। सेकेंडली इसका सोर्स क्या था, तो OLEDB प्रोवाइडर, हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 11 में इसको देख चुके हैं कि ODBC ड्राइवर के थ्रू हम कनेक्शन कर रहे हैं, बट इंटरनली ये OLEDB ड्राइवर यूज़ करता है माइक्रोसॉफ्ट कनेक्शन के लिए, इसीलिए ये एरर्स मिले, ये और उस एरर का एक नंबर है। इस तरीके से हम एरर ऑब्जेक्ट से डील कर सकते हैं अगर हमको एरर चेक करना है। हालांकि ये मेथड अब ये यूजेबल नहीं है, इसीलिए मैं इसको रन करके नहीं दिखा रहा हूँ। ये एरर को मैंने ERR ऑब्जेक्ट से जनरेट किया है, जैसा हम यूनिट नंबर 11 में किए थे वैसे ही, बट आपको पेपर में इसी फॉर्म में लिखना है, यही सही तरीका होगा ये ASP एरर को शो करने के लिए। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक जो है आपके इस यूनिट में है वो है यूजिंग रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को डीप में यूज़ करके दिखाना है हमको। तो मैं समझता हूँ आप सब रिस्पॉन्स और ट्राइप मेथड को बखूबी जान चुके होंगे। कोई भी मैसेज, कोई भी HTML फॉर्म में मैसेज आपको अगर स्क्रीन पे भेजना है तो रिस्पॉन्स और ट्राइप के थ्रू आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के दिखाया भी है कि कैसे एक स्ट्रिंग को पास करते हैं, इसमें डबल कोट में ये लिखा हुआ है। सेकंड थिंग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है बफर, ये अभी तक हमने नहीं देखा था। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में एक और भी खूबी है कि ये आपके आउटपुट को इमीडिएट भेजकर उसको अपने पास बफर के रूप में स्टोर कर सकता है, और जब आप चाहें तब आप उस ऑब्जेक्ट को आउटपुट के रूप में ब्राउज़र को सेंड कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की बफर प्रॉपर्टी को ट्रू करना हो। ऐसा करके आप बफर में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको डेटा सेंड करना हो तो आप रिस्पॉन्स डॉट फ्लश का यूज़ कर सकते हैं। फ्लश जैसे ही आप कोड में जहाँ भी लिखेंगे तो ये इमीडिएटली वो जितने भी बफर में डेटा है उसको कंप्यूटर ब्राउज़र पे रीसेंड कर देगा, ब्राउज़र पे यूज़र को सेंड कर देगा और बफर को क्लियर कर देगा। सेकेंड थिंग, इन केस आपने जो बफर में डेटा रखा है आपको लगता है वो डेटा काम का नहीं है या कोई एरर जैसे ही जनरेट हो, तो आप ऐसा चेक करके रख सकते हैं कि जैसे ही एरर आए तो सारे आउटपुट्स को क्लियर कर दे।
तो उस केस में आप जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा रिस्पॉन्स डॉट क्लियर। एंड दिस लास्ट टॉपिक जो आपको इस यूनिट में पढ़ना है वो है रीडायरेक्ट। जैसे आप चाहते हैं कि यूज़र्स का पासवर्ड यूज़र ने मैच कर गया तो आप उसको डैशबोर्ड पेज पे रीडायरेक्ट करना चाहें तो आप रिस्पॉन्स डॉट राइट और अपने डैशबोर्ड पेज का URL यहाँ सेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ रीडायरेक्ट के लिए लिखा है पॉलीदुर्ग की वेबसाइट को, तो ये पॉलीदुर्ग वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा। एंड द लास्ट वन इज कैशिंग। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है कैश को कंट्रोल कर सकते हैं आप इसके थ्रू। इसमें दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होता है। कैशिंग का वैसे यूज़ कहाँ पे है तो आप देखे होंगे बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर्स हैं, जैसे आपने 8.8.8 IPs देखी होगी, गूगल का प्रॉक्सी सर्वर है जहाँ से नेटवर्क के थ्रू ये हमारे जो वेब पेजेस जो हम होस्ट करते हैं रियल वर्ड्स में वो उनके थ्रू आता है। अगर आप कैश इनेबल कर देंगे तो ये जो ट्रैवर्सिंग्स हैं और आपके वेब पेज को लेकर के आने का जो वे है वो फास्ट हो जाएगा। वो उसको पहले से कैश में स्टोर कर लेगा, उसके पाथ IPs उसको बार बार चेक नहीं करने होंगे। उस वेब पेज के लिए बार बार वेब सर्वर के पास कंप्लीट रीचेक नहीं करना होगा। इसलिए आप कैश को पब्लिकली कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होता है, आपको इसके लिए लिखना होगा रिस्पॉन्स डॉट राइट कैश कंट्रोल डबल कोड में पब्लिक। जैसे ही आप लिखेंगे तो इसका वैसे ही यहाँ पे हम रन करेंगे तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमारा सर्वर ही लोकल है, हम लोकल कंप्यूटर पे काम। बट ऑन वेब जब आप वेब में काम करेंगे तब आप इसका उपयोग देख पाएंगे। इससे आपके सर्वर का पे जो हिट होगा, जो लोग पहुँचेंगे वो जैसे ही वेब पेज ओपन करना चाहेंगे तो बड़ा फास्ट वर्क होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के लिए पेज नंबर 7 पे एक प्रोग्राम बना के इसको रख सकते हैं। वैसे तो आप कोई भी रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मैं ये कोड कॉपी करने जा रहा हूँ और जो हमारा वही पेज था उस पर मैंने पेस्ट किया कोड, सेव किया और पहले इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए आउटपुट, अच्छा मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए आउटपुट आया है हेलो इंडिया। अब इस आउटपुट को थोड़ा सा एनालिसिस करके देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये हेलो इंडिया आया। देखिए सबसे पहले हमने रिस्पॉन्स बफर को ट्रू किया है। इट मीन्स आउटपुट जो भी आ रहा हो वो इमीडिएट स्क्रीन पे नहीं जाएगा। इट मीन्स ये जो मैंने यहाँ पे कुछ कोड सिंपल सा HTML टैग यूज़ किया है, दिस इज़ टेस्ट मैसेज एंड सम रॉन्ग टेक्स्ट, ये दोनों मैसेज अभी रिस्पॉन्स के बफर में होगा। बफर आप समझ लीजिए कोई कंटेनर है एक छोटा सा जिसमें ये कंटिन्यूस स्टोर हो रहा है। फिर मैंने जानबूझकर रिस्पॉन्स बफर को क्लियर किया है, इसके लिए मैंने क्लियर यूज़ किया। जैसे ही मैंने क्लियर यूज़ किया ये दोनों आउटपुट्स वहाँ से डिलीट हो गए होंगे। फिर उसके बाद मैंने लिखा हेलो इंडिया, ये अगेन बफर पे गया होगा, बफर पे स्टोर हुआ होगा। और जैसे ही मैंने रिस्पॉन्स डॉट फ्लश यूज़ किया तो जो कुछ भी बफर में है वो उसको खाली कर देगा, मतलब सेंड कर देगा कहाँ, आउटपुट स्क्रीन पे। क्लियर हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है और फ्लश आउटपुट स्क्रीन पे सेंड करता है। तो जैसे ही हमने ऐसा किया तो इसीलिए मुझे आउटपुट क्या मिला, हेलो इंडिया। तो ये था हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट और उसका वर्किंग। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो और एज पर सिलेबस आप इसको समझ पाए हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप या इस वीडियो के लिंक के थ्रू अपनी क्वेरीज को बताने का कष्ट करें। थैंक यू।